वेलकम टू माय मेडिकल अवेयरनेस चैनल डॉक्टर FJ विद हेल्प टिप्स। आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के ज़रिए हम रोज़ाना एक नई वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें हम रोज़ाना एक मुख्तलिफ टॉपिक जो हमसे अक्सर सवालात किए जाते हैं तो उस आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम है क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके सर के बाल गिर चुके होते हैं या जो गंजापन का शिकार होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और आके हमसे सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या ये जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन है, जो बाल लगवाने का जो प्रोसीजर है, क्या ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे कि ये जो PRP या हेयर ट्रांसप्लांट या FUE का प्रोसीजर है या माइक्रो नीडलिंग है तो इसकी कामयाबी कितने हद तक होती है, किन लोगों को करवानी चाहिए, ये जो प्रोसीजर है कितना दर्दनाक होता है, इस प्रोसीजर के बाद जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, या ये जो प्रोसीजर है ये कितने अरसे तक असरअंदाज रहता है और हेयर की जो ग्रोथ है उसको कंटिन्यू रखता है, और इसके बाद ये प्रोसीजर होता क्या है, ये इसमें किया क्या जाता है। तो आज हमने इसके ऊपर बात करनी है। इस सारे टॉपिक्स को हमने मिला के आपको एक वीडियो में बयान करने हैं। अच्छा, ये जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर है इसके 3 वेरियस स्टेप्स हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। इसमें सबसे पहले जो होता है वो कोशिश की जाती है कि माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग आप यूं समझ रहे हैं जैसे कढ़ाई का काम किया जाता है, तो ऐसे ही सर का जो बाल का जो जहाँ से बाल लॉस हुए हैं, अक्सर ये जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जिसको हम कहते हैं कि मर्दाना जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से ये जो सर के बाल गिरते हैं, या जिन लोगों में जेनेटिक इशू होता है, विरासती तौर पे सर के बाल गिरते हैं, तो ये कान के ऊपर ऊपर वाली जो साइड है या जो पीछे वाली साइड है यहाँ के बाल बच जाते हैं। जो सर का ऊपर वाला हिस्सा है तो वो सारा लॉस हो जाता है, या आगे माथे से सारे बाल जो है लॉस होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो प्रोसीजर है उसमें ये किया जाता है कि जो जहाँ से हेयर लॉस ज्यादा होता है कि उसके अंदर माइक्रो नीडलिंग यानी छोटी छोटी सुइयां होती हैं, वो नीडल्स सर की जो स्कैल्प है, जो जिल्द है, इसके अंदर पेनिट्रेट की जाती हैं। उनकी जो डेप्थ होती है वो कुछ ज्यादा नहीं होती, थोड़ी थोड़ी करके डेप्थ के अंदर वो उसको चबाया जाता है, और इसका जो बेसिक मकसद होता है ये अंदर जख्म करना होता है। और इस जख्म से फायदा क्या होता है कि जो हमारी जिल्द है इसके अंदर जो कोलेजन है, जो हमारे बालों की जो हेयर फॉलिकल्स की जो ग्रोथ है, तो वो कोलेजन जो है वो ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। और हमारे बालों की मुमकिन हद तक कोशिश यही होती है कि बहुत सारे लोगों में माइक्रो नीडलिंग से ही जैसे उनका कोलेजन इंप्रूव होता है, बनना शुरू हो जाता है, तो उनका जो हेयर फॉलिकल्स है वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, और हेयर फॉलिकल्स की जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है, और अक्सर लोगों में इस प्रोसीजर के बाद ही बाल उगना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, माइक्रो नीडलिंग के बाद एक प्रोसीजर होता है कि जो कम से कम 2 हफ्ते का गैप देके देखा जाता है कि हेयर फॉलिकल्स या हेयर की जो ग्रोथ है वो अभी शुरू हुई है या नहीं हुई। तो ऐसे लोग जिनके अंदर सिर्फ माइक्रो नीडलिंग से काम नहीं चलता तो उसके बाद किया जाता है एक प्रोसीजर, उसको कहते हैं PRP, जिसका एब्रिविएशन मेडिकल फील्ड में कहते हैं कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, यानी उसी इंसान का खून लिया जाता है, वेन से रगों से खून लेके उसको एक स्पेसिफिक एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूजर, तो उसके अंदर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। उसका मकसद ये होता है कि जो सेल्स हैं खून के उनको अलहदा कर लें, जो पीछे प्लाज्मा या पानी आप आम अल्फाज में समझ लें, तो वो उसको साइड पे कर दीजिए। उसके अंदर सारा प्लेलेट्स होते हैं, वो जो प्लेलेट्स हैं वो एक स्पेसिफिक मशीन के जरिए से वो उसी जगह पे जहाँ से हेयर लॉस होता है तो उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, उसके अंदर डाला जाता है, जिसकी वजह से जो स्कैल्प की जो कोगुलेबिलिटी है, जो खून जमा करने की सलाहियत है और ब्लड सप्लाई है, वो हेयर फॉलिकल्स की इंक्रीज होने की वजह से वो जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो हेयर ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है FUE का, या जिसको हम कहते हैं मेडिकल फील्ड में फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन, यानी उसी जो शख्स है उसके डोनर एरिया का मतलब है कि जहां बाल मौजूद हैं, और रिसिपिएंट एरिया का मतलब है कि जहां से बाल लॉस हो गए। तो जहां बाल मौजूद होते हैं सर के पिछले हिस्से के ऊपर या कमर से या नीचे टांगों की जो बाल होते हैं, तो वहां से हेयर फॉलिकल्स को रिमूव किया जाता है, निकाला जाता है, और हेयर फॉलिकल्स को उन जगहों पे आके इंसर्ट किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, लगा दिया जाता है जहां से हेयर लॉस होता है। तो इस तरह से जो न्यू हेयर फॉलिकल होते हैं, क्योंकि वो हेल्दी हेयर फॉलिकल होते हैं, तो अपना जो हेयर ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है और बाल उगना शुरू हो जाते हैं। ये वो बेसिक प्रोसीजर है जिसको मैंने बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है कि इन 3 तरीकों से इसको हम पूरा कहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोसीजर है, तो ये प्रोसीजर यहाँ मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद सवाल आता है कि कितने अरसे बाद ये जो सर के बाल हैं ये उगना शुरू हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो अक्सर ये होता है कि कम से कम 4 से 8 हफ्ते लग जाते हैं, हेयर ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जो फॉलिकल्स हैं उनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है और उससे नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जी जो हेयर ट्रांसप्लांट हम कराएं, हम लोग
लोग इस सारे प्रोसीजर से भी गुजरे, तो इसकी जो कामयाबी है वो कितने परसेंट है। तो इसमें एक बात ज़हन नशीं रखें कि जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया यानी जिसके अंदर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा है, या जिनको जेनेटिक लॉस का मसला है, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज जिसको एलोपेशिया एरिटा कहते हैं, तो इसके अंदर ये होता है कि जो जिस्म का जो अपना कुव्वत मुदाफ़ित का जो सिस्टम है वो अपने हेयर फॉलिकल्स के अगेंस्ट काम करना शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से ये जो एंड्रोजेनिक है या जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा है, तो उनको साथ साथ जो मिनॉक्सिडिल के स्प्रे होते हैं कि ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए, वो भी साथ इस्तेमाल करने चाहिए, यूज़ करने चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आपने एक दफ़ा हेयर ट्रांसप्लांट किया तो आपके अब बाल नहीं गिरेंगे। तो ये बात ज़हन से निकाल लें कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, उसके बाद आपको पहले ही विरासती मसला है या आपके अंदर ऑटो इम्यून कोई डिजीज है, तो उसकी वजह से भी आपके जो बाल हैं कुछ अरसे बाद, साल बाद, 2 साल बाद गिर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो प्रोसीजर है, बहुत से लोग पूछते हैं कि कितना दर्दनाक है, कि आप यूँ समझ लें जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि साफ ज़ाहिर है इसके अंदर जो नीडल्स इंसर्ट की जाती हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है। और सबसे पहले इसमें सर का जो हिस्सा है उसको सुन किया जाता है, एक मार्कर के साथ सारी लाइन लगा के कहाँ के आपने हेयर जो ट्रांसप्लांट है वो आपने करने हैं। तो उसके बाद जो लोकल एनेस्थीसिया होता है, जो सुन करने का, जिल्द को सुन करने के टीके लगाए जाते हैं, उसका एक अलग दर्द है। और जो उसके बाद सुइयाँ लगाई जाती हैं, जो इंजेक्ट की जाती हैं, तो वो भी एक काफ़ी जो है ना पेनफुल प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से ये बाल लग जाते हैं, ये काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट्स में सबसे पहली बात ये है कि जहाँ नीडल्स इंसर्ट होती हैं जो सर के हिस्से में, तो वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है, जो खून की शरानें हैं, वो भी डैमेज हो सकती हैं, या जो उसके अंदर जो नर्व्स बनी है वो नर्व्स भी डैमेज हो सकती हैं, और इवन आई की स्वेलिंग और पूरे स्कैल्प की स्वेलिंग भी रहती है। और ये कम से कम हर प्रोसीजर के बाद हफ्ता 2 हफ्ता ये जो स्कैल्प का जो सर का दुखना है, या सर सुन महसूस होता है, या बहुत ज़्यादा हेडेक शदीद महसूस होती है, या आईज की स्वेलिंग होती है, ये भी काफ़ी अर्सा तक रहती है। आखिर में बात करेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले ऐसे लोग जिनको कोई कैंसर की मेडिकेशन चल रही है, दवाई चल रही है, या जिनको कैंसर का मसला है, या ऐसे लोग जिनका जो खून है वो पतला होता है, जिसको कोई ब्लड डिजीज चल रही है, कोई क्रोनिक ब्लड डिजीजेज है, तो ऐसे मरीजों को, या जो थैलेसीमिया का पेशेंट है, तो ऐसे मरीजों को हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल नहीं कराना चाहिए।